बस बने रहे ये वीडियो के लास्ट तक और आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और मेरा नाम है अमन और हम पढ़ाते हैं एसएसटी। और हमारे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के हर चीज के टीचर आपको अलग अलग मिलेंगे और उसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। और हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम है ज्ञान का अभियान, आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे भारत का क्या है। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पे हमारा चीज एक चीज लिखा हुआ है, आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे। To us by its varied geography, the country India appear to be quite distinct from the other country, and that itself give it certain national character। यानी हर कंट्री का कुछ ना कुछ हमारा ज्योग्राफिकल फीचर होता है। तो ये पता होगा कि भारत का बनावट कैसा है या फिर चाइना का बनावट कैसा है, पाकिस्तान का बनावट कैसा है। खैर पाकिस्तान का नाम तो लेना नहीं चाहिए। तो अदर कंट्रीज का बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में पूरे देश का यानी पूरे अर्थ का हम बात करेंगे तो उसका बनावट अलग अलग चीजों से हुआ है। तो ठीक उसी तरह हमारे भारत में भी चीजों को अलग अलग चीजों से बनाया गया है, बना हुआ है। ज्योग्राफिकल बनाया गया नहीं, कोई तो इंसान नहीं बनाएगा, ये हमारा नेचर का है। तो ये हमारा भारत के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है हमारे भारत को बनाया गया और किस चीज किन किन फीचर का यूज किया गया। तो सर अरविंदो कहते हैं ये चीज। ठीक है, सर अरविंदो कौन है ये भी हम लोग जानेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, एक वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये। और ये वाटरफॉल का नाम है जोग वाटरफॉल, जो कि कर्नाटक में है। वहां पे कर्नाटक में है जोग वाटरफॉल, जो कि कर्नाटक में है जोग वाटरफॉल। ठीक है, जोग वाटरफॉल जो है यहाँ पे हम लोग दिख रहा है क्या कि ये बड़ा बड़ा इधर जो है ये सब, ये क्या है हमारा, तो ये सब प्लेटू है। क्या है? प्लेटू है, प्लेटू है ये सब। प्लेटू जो है ये सारे प्लेटूज इस हाईलैंड पे है, मतलब ऊंचाई पे है। और उधर से जो भी रिवर आ रहा है वो यहाँ पे गिर रहा है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है। काफी एनर्जी के साथ गिर रहा है, स्पीड में गिर रहा है। और जिसकी वजह से किसी हाइट से अगर पानी गिराते हैं तो क्या होता है, एक कुछ ना कुछ उसका एनर्जी होता है। तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं अपने फाइन लगा करके। और उस एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ना इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हाइड्रो 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 पावर हाइड्रो पावर को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक पावर में। इलेक्ट्रिक पावर में हाइड्रो पावर को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक पावर में। यानी हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी वाटर की एनर्जी को हम लोग चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो किसी हाइट से पानी को नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो वो जो प्रेशर में गिरेगा ना, वही हमारा हाइड्रो एनर्जी है। और वही एनर्जी जब टरबाइन पे लगेगा तो वो घूमने लगेगा। टरबाइन जो है ऐसे टरबाइन रहता है, इस पे अगर पानी गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ये क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट आर द सम की फीचर की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। यानी ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में जानेंगे, भारत का ज्योग्राफिकल फीचर क्या क्या है और उसका दिखता कैसा है वो ज्योग्राफिकल फीचर। तो ये सभी फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे। हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लिव्स। यानी हमारे जीवन में कैसे ज्योग्राफिकल फीचर जो है हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर हम लोग देखेंगे आगे चलकर। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं और यहाँ पे हम लोग जानते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ये। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, चलिए ध्यान से समझिएगा। India's unique geography set it apart from many other countries, giving it distinct national character, as noted by श्री अरविंदो। देखिए यहाँ पे श्री अरविंदो ने ये चीज बताया है कि हमारा जो यूनिक नेशन है इंडिया, हमारा भारत महान है। मतलब एक भारत का जो आप पूरे अर्थ पे भारत को देखोगे तो भारत सबसे यूनिक है, सबसे यूनिक है। क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी यूनिक है, साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी यूनिक है, हमारा लैंग्वेज अलग अलग है। तो ये सब चीजों की वजह से जो है हमारा कंट्री क्या बन जाता है, यूनिक नेशन बन जाता है और यूनिक ज्योग्राफिकल सेट भी बन जाता है। तो इंडिया जो है सबसे यूनिक है हमारा। और ये कहने का श्रेय जो है इनको जाता है। ठीक है, श्री अरबिंदो। ठीक है, तो इसका नेशनल कैरेक्टर जो है वो अलग है, अदर कंट्री से बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत वैरायटी वैरायटी जो है हमारा ज्योग्राफी है, यानी फीचर्स है, ज्योग्राफिकल फीचर है, इसके वजह से ये अलग बन जाता है। फ्रॉम द टावरिंग प्लेट्यूज एंड मेजेस्टिक वाटरफॉल लाइक जोग वाटरफॉल इन कर्नाटक टू इट्स वास्ट एंड वेरिड लैंडस्केप्स। यानी देखा जाएगा
कि जो वाटरफॉल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक बड़ा सा प्लेटू है, उस प्लेटू से जो भी पानी उधर से आ रहा है रिवर के फॉर्म में, वो पानी जो है अचानक से मतलब एक ढलान मिला, उसको स्लोप मिला, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी में प्रेशर में जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे वेराइटीज हैं जो कि हमारे भारत के धरती पे दिखता है। इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी शेप नॉट ओनली इट्स नेचुरल ब्यूटी बट आल्सो द वे पीपल लिव अक्रॉस द कंट्री। यानी हमारे कंट्री में सिर्फ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी नहीं है, इसमें और भी आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। लाइक क्या, बट ऑल्सो द वे पीपल लिव अक्रॉस द कंट्री, यानी सभी का तौर तरीका भी अलग है। भारत में ही लोग रहते हैं, लेकिन एक ही कंट्री के अलग अलग लोग के अलग अलग रहने का तौर तरीका, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी में भी आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी दिखेगा। जैसे हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दिखता है, वैसे ही कल्चरल डाइवर्सिटी भी दिखेगा। लोग का खान पान अलग है, पहनावा भी अलग है, यहाँ तक का रहने का स्टाइल भी अलग है, और फेस्टिवल भी अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं। यानी एक ही कंट्री में इतना सारा डाइवर्सिटी बहुत ही यूनिक है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे कि 1984 में जो है राकेश शर्मा कहाँ गए थे। हमारे राकेश शर्मा फर्स्ट यूनिवर्स में गए थे, हमारे भारत से फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जो कि यूनिवर्स में गए थे, ठीक है। और वहां से स्पेस से अपने भारत को देखा और पूछा गया किनके द्वारा, उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा पूछा गया कि बताइए राकेश शर्मा जी, वहां से भारत हमारा कैसा दिख रहा है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया राकेश शर्मा ने कि सारे जहां से अच्छा, यानी पूरे दुनिया में सबसे अच्छा हमारा भारत ही दिख रहा है। ऐसा किसने बोला, राकेश शर्मा ने बोला, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ऐसा बोलने वाले कौन थे, राकेश शर्मा थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार भारत से जो है कि स्पेस में जाने का काम किया। आगे बढ़ते हैं, और यही चीज जो है हमारे देश को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है, ठीक है। तो श्री अरबिंदो जो है वो 1872 में इनका जन्म हुआ, 1950 में इनका निधन हुआ। वॉज एन इंडियन फिलोसफर एंड पोएट, नेशनलिस्ट एंड स्पिरिचुअल लीडर, यानी एक तरह से ये फिलोसफर भी हैं, पोएट भी हैं, नेशनलिस्ट भी हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं, यानी इतना सारा फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो श्री अरबिंदो के बारे में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडिया जो है हमारा सबसे बड़ा देशों में से 7वें नंबर पे आता है। इंडिया कितने नंबर पे आता है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। जैसे हम एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। RCUCBAI, ये हमारा 6 ऐसा लार्जेस्ट कंट्री है जो कि इंडिया से बड़ा है, और फाइनली 7वें नंबर पे कौन आता है, इंडिया आता है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, और इसके पीछे जो है अगर बात करें तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया रशिया, रशिया हो गया, ये रशिया हो गया, रशिया हो गया। इधर हो गया कनाडा हमारा, कनाडा। इधर हो गया हमारा यूएसए, ये हो गया हमारा चाइना, ये हो गया हमारा ब्राजील, और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली इंडिया। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7th पोजीशन पे हमारा भारत बिलोंग करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। आगे बढ़ते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड इट्स नेबर्स लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं। कुछ पड़ोसी ऐसे भी हैं जिनका नाम लेने से थोड़ा सा शर्म आता है, भाई फालतू नाम है वो, इसीलिए उसका नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं। चलिए, तो उसका नाम लोग नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा इसके अलावा जो है बाकी सबका नाम ले रहे हैं कि हम लोग को पता चले कि हमारा पड़ोसी कौन कौन है। तो ये पड़ोसी एक नालायक पड़ोसी है, बाकी पड़ोसी बहुत बढ़िया है, ठीक है। Together, these countries form a region that is diverse in both culture and diversity. यानी हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है वो कल्चर और डाइवर्सिटी दोनों का यहाँ पे, कल्चर और ज्योग्राफी दोनों का यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। यानी हर तरह के लोग भी हैं यहाँ पे, और हर तरह का हमारा लैंडफॉर्म भी है। यानी जमीनी स्तर से देखा जाए तो भारत का नक्शा अलग है थोड़ा, बाकियों से तो अलग ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे भारत में कल्चरल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दोनों देखने को मिलेगा। तो ये हमारा मैप जो है इसमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे ये अलग चीज दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग नाम है। तो इन सभी चीजों का अलग अलग जो है नक्शा है, इसीलिए हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी कहलाता है। ये हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, समझे।
तो ये हमारा भारत का नक्शा, और यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतना सारा है, टोटल है 5 हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पे आगे आता है कि इंडिया डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस इट्स क्लाइमेट, कल्चर, वे ऑफ लाइफ। इंडिया का ये ज्योग्राफिकल फीचर जो है वो हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है, यानी हमारा जो वातावरण है, जो हमारा क्लाइमेट है, उस पर भी इम्पैक्ट करता है। कौन? हमारा ज्योग्राफी करता है, ठीक है। उस पर भी इम्पैक्ट कौन करता है? ज्योग्राफी करता है। यानी कैसा बनावट है हमारे भारत का, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे भारत का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे भारत का कल्चर कैसा होगा, ये भी डिपेंड करता है। हमारे वे ऑफ लाइफ कैसे होंगे, ये भी डिपेंड करता है हमारे ज्योग्राफी पे। ठीक है? तो ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री का, और उस कंट्री के ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है कि उसका कल्चर, वे ऑफ लाइफ, क्लाइमेट, ये सब कैसे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कंट्री का जो डाइवर्स हमारा ये ज्योग्राफी है, जिसके वजह से इसका 5 कैटेगरी बनाया गया। कितना? 5 कैटेगरी बनाया गया। पहला है हमारा द हिमालयन, यानी माउंटेन जोन। जैसे कि हमने पीछे देखा था, यही फोटो यहाँ पे भी है, हिमालय यानी माउंटेन जोन। ये पूरा एरिया हमारा माउंटेन जोन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन है इसका नाम, ठीक है। दूसरा है हमारा द प्लेन ऑफ द गंगा एंड इंदस, और इंदस के साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी आ जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ये भी हमारा हमारा इस प्लेन का हिस्सा आ जाता है इस साइड से, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो ये प्लेन जो है, ये भी हमारा दूसरा हमारा मेन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। मेन दो डिवीजन हो गया यहाँ पे। पहला डिवीजन क्या था? हिमालय। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा का बात करेंगे तो द डेजर्ट, है ना, द थार डेजर्ट, यानी इसका बात हो रहा है। और आगे बात करेंगे, ये है हमारा तीसरा के बाद चौथा है हमारा साउदर्न प्लेटू, यानी इस एरिया की बात करेंगे। पूरे एरिया को प्लेटू रीजन बोलते हैं हम लोग, पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बात करें, लास्ट है हमारा फाइनली द आइलैंड, यानी आइलैंड का बात करेंगे तो एक आइलैंड यहाँ पे है, एक आइलैंड यहाँ पे है। तो ये दोनों आइलैंड का भी हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसको भी जिक्र में लाएंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है हमारा? So this region create varied climate and lifestyle with some areas having fertile plains for farming and other being arid desert or cold mountain. Geographical feature like mountain, river, desert and coast help shape daily life, farming practice and even festival across India. यानी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, आप लोग समझिए ध्यान से, कि हमारा जो भारत का ज्योग्राफी है, जिसकी वजह से हमारा पूरे भारत में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, अलग अलग लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ एरिया पे आपको फर्टाइल मिट्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ एरिया पे आपको फार्मिंग देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे ना, बहुत सारे एरिया पे फार्मिंग भी होता है, बहुत सारे एरिया पे नहीं भी होता है, ठीक है। कुछ एरिया पे आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। डेजर्ट यानी आपको बालू, एरिड रीजन यानी सैंड वाला रीजन का बात कर रहा है। कुछ एरिया में आपको कोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा, यानी जैसे ये हिमालय वाला, ये सब कोल्ड माउंटेन हो गया हमारा। तो ज्योग्राफिकल फीचर जो है लाइक माउंटेन, रिवर, डेजर्ट एंड कोस्ट हेल्प शेप डेली लाइफ, फार्मिंग प्रैक्टिस एंड इवन फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया। यानी ये सारे चीज मिल करके हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, मतलब उसमें चेंजेस ला देता है, डिवीजन ला देता है। लाइक भारत के जम्मू कश्मीर में कुछ और कल्चर है, कुछ और लाइफ स्टाइल है, उसी तरह भारत के तमिलनाडु में कुछ और लाइफ स्टाइल होगा, कुछ और कल्चर होगा। ये चीज कैसे इंपैक्ट करता है? तो ज्योग्राफी से इंपैक्ट होता है, ये चीज ज्योग्राफी से अफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेशनल बाउंड्रीज हम लोग देखते हैं। नेशनल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है हमारा भारत, ये भी हम लोग जानते हैं, हम लोग। चलिए, इंडिया के नेचुरल बाउंड्री का अगर बात करेंगे, तो ये हमारा मान लेते हैं भारत का मैप है, या फिर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं भारत का मैप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपना एक मिनी सा भारत का मैप, जिससे हम लोग समझ सकेंगे इंडिया के बाउंड्री के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा भारत का मैप। इस भारत के मैप में इधर से कौन किस चीज से घिरा हुआ है, इधर से किस चीज से घिरा हुआ है, इधर से और नीचे से किस चीज से घिरा हुआ है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा भारत का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है हमारा, ठीक है। तो ईस्ट साइड में अगर बात करेंगे तो, और नॉर्थ साइड में, तो इधर से इधर तक हमारा कौन सा है, हमारा कौन सा चीज से घिरा हुआ है? तो इधर है हमारा हिमालय से घिरा हुआ है। किससे? हिमालय से घिरा हुआ है। अब इस हिमालय से नॉर्थ और ईस्टर्न साइड तक घिरा हुआ है। इधर से हम बात करेंगे इस साइड वाला एरिया में, तो इधर से हमारा घिरा हुआ है बे ऑफ बंगाल से। क्या है? बे ऑफ बंगाल। इधर का बात करेंगे वेस्टर्न साइड का, तो इधर हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी। इधर हम बात करेंगे इस साइड वाले एरिया में, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, तो इधर है हमारा डेजर्ट। क्या है? डेजर्ट। और इधर माउंटेन हो गया हमारा हिमालय माउंटेन, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, और नीचे का बात करेंगे तो ये हमारा इंडियन ओशियन।
क्या है? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो ये हमारा नेचुरल बाउंड्री है जो कि भारत जो है घिरा हुआ है इन सब चीजों से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है, समझना है कि किस डायरेक्शन में कौन सा एरिया, कौन सा नेचुरल बाउंड्री है, ये जानना है आप लोग को। तो ये चीज हमको याद रखना है कि नॉर्थ में क्या है हमारा? हिमालय माउंटेन, ईस्ट साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन और वेस्ट में अरेबियन सी और डेजर्ट। इन सब का बाउंड्री है हमारे पूरे भारत के साइड से। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा, यहाँ तक समझ गया आप लोग। तो हिमालय टू द नॉर्थ, तो थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी टू द वेस्ट, है ना, वेस्ट में थार डेजर्ट और अरेबियन सी है ये सब। और साथ में अगर बात करें इंडियन ओशन का, तो ये साउथ में है हमारा, और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? तो ईस्ट साइड में है। तो ये हेल्प करता है डिफाइन करने में कि हमारा जो कंट्री है उसका फिजिकल लिमिट कहाँ तक है, उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक है, मतलब किन किन चीजों में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर सी में भी है, इधर डेजर्ट में भी है, इधर माउंटेन में भी है, इधर ओशियन में भी है ना, इन सब चीजों का कंट्रीब्यूशन है हमारा। एक तरह से भारत का बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, to the diverse ecosystem and cultural within it, cultures within it. This variety deeply affect how people live, farm, travel and celebrate. तो इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या होता है कि हमारे भारत का जो कल्चर है वो हमारा अलग कर देता है। साथ में लोगों का रहने का तौर तरीका, फार्मिंग करने का तौर तरीका, ट्रैवल करने का तौर तरीका और सेलिब्रेट करने का तौर तरीका भी चेंज कर देता है। हमारे पूरे भारत का डाइवर्स पॉपुलेशन की वजह से, डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर की वजह से क्या हो जाता है, पूरे भारत का तौर तरीका बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं चीजों को। ठीक है, अब आता है हमारा पहला टॉपिक, हिमालय। इसे हम लोग पांचों के बारे में जान गए, इन पांचों के बारे में हम लोग जाने। अब एक एक करके इन सबको हम लोग समझेंगे, एक एक करके इन सबको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारा हिमालय, और ध्यान से समझिएगा, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिमालय। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा ये, लेकिन बहुत अच्छे से समझाएंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हिमालय का बात करेंगे, तो हिमालय का बात करेंगे तो हिमालय इंडिया माइटी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग द कंट्री बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट एंड कल्चर। यानी हिमालय का बात करेंगे तो हिमालय क्या क्या हमारा एक तरह से क्या क्या हमको देता है हिमालय, वो हम लोग समझेंगे। तो हिमालय हम लोग को प्रोटेक्शन देता है और साथ में क्लाइमेटिक कंडीशन को भी अफेक्ट करता है। ये क्लाइमेटिक कंडीशन को भी चेंज करने में हेल्प करता है और साथ में प्रोटेक्शन देने में भी हेल्प करता है। अब प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है, एक पहाड़ जो है, पहाड़ प्रोटेक्शन कैसे दे सकता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा हो गया भारत का मैप। देखिए भारत का मैप हम लोग एक डायमंड शेप बना देंगे ना, तो भी ये भारत का मैप कहलाएगा। ऊपर होता है हमारा, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो ऊपर से होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से जो भी ठंडा हवा आता है उसको रोकने का काम करता है कौन? यहाँ पे जो हमारा हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है उसको रोकने का काम करता है। तो होगा ना एक तरह का प्रोटेक्शन कि भारत में जो मौसम है उसको चेंज ना होने दे, मतलब नॉर्मल मौसम रहे, उसके लिए हमारा ये हिमालय माउंटेन जो है बहुत ही काम का चीज है ना। क्या करता है? ठंडी हवाओं को रोकता है और साथ में नेचुरल बैरियर वही चीज बता रहा है, यानी नेचर से हम लोग को बचाता है, जो कि ठंडी हवा है, जो नेचुरल हवा आता है उससे हम लोग को बचाता है। ठीक है, और कंट्री के क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है और साथ में कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं हिमालय का फीचर। ठीक है, हिमालय का फीचर, हिमालय माउंटेन का फीचर, तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगर बात करेंगे आगे इसके, तो दिस माउंटेन्स स्ट्रेच अबाउट 2500 किलोमीटर, यानी इसका लेंथ का अगर बात करेंगे लेंथ का अगर बात करेंगे तो इसका लेंथ कितना है? 2500 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर का इसका लेंथ है हमारा, किधर से इधर से लेकर के इधर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। 6 कंट्रीज से ये गुजरा हुआ है, तो कौन कौन से कंट्री है ये भी याद रखना है। तो इंडिया से, नेपाल से, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और लास्ट में हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, तो इन सब चीजों से हिमालय जो है बाउंड्री शेयर करता है ना। बाउंड्री क्या बोलेंगे, हिमालय जो है इन सभी कंट्रीज में एंट्री करता है। ठीक है, अपना अपना कंट्रीज में इसका नाम अलग अलग हो जाता है। तो हिमालय आर होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, मेकिंग इट अ रीजन ऑफ एक्सट्रीम नेचुरल ब्यूटी एंड हार्डशिप। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि हिमालय जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बहुत सारे टॉलेस्ट पीक का भी एक जगह है। यानी सबसे लंबा लंबा पीक जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी हाईएस्ट पीक, ऊंचा ऊंचा एकदम चोटी जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारे भारत में है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा माउंट एवरेस्ट पे है, किस कंट्री में है, भारत में है या फिर किसी देश में है। ठीक है, तो ये आप लोग को कमेंट करना है। इसके वजह से यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है और साथ में बहुत सारा कंडीशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है इसके वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन समर द स्नो मेल्ट फ्रॉम द हिमालयाज
feeding rivers like the Ganga, Indus, Brahmaputra, which supply water to millions of drinking, farming and industries। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्लियर समझिएगा आप लोग कि ये जो हमारा माउंटेन है, कोल्ड में तो ये चीज देखने को मिलेगा। कोल्ड में क्या होता है, सब विंटर का टाइम होता है, उस टाइम पे पीक देखने को मिलेगा आपको, स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बहुत सारा आइस देखने को मिलेगा। लेकिन समर के टाइम पे क्या होता है कि ये स्नो जो है वो पिघलने लगता है, पिघल करके क्या करता है, उसका पानी जो है वो किसको मिलता है, रिवर्स को मिलता है। यानी रिवर को बोलेंगे कि रिवर को खाना, जैसे इंसान को खाना चाहिए, उसी तरह रिवर को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो रिवर को पानी जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, तो आपको स्नो जो मेल्ट हो रहा है उससे मिल रहा है, और उसी स्नो के मेल्ट से ये रिवर तैयार हो रहा है हमारा, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। उसके अलावा बहुत सारा छोटा छोटा रिवर है, उसका भी नाम हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये चीज भी हम लोग बोलेंगे कि ये सारी रिवर जो हैं वो क्या करते हैं भाई, ये सारे रिवर खुद के लिए तो पानी नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो लाखों की संख्या में जो जीव जंतु हैं धरती के ऊपर, उसके लिए, लाखों की संख्या में जो जीव जंतु हैं भारत में, उसके लिए, करोड़ों की संख्या में उसके लिए, चाहे पेड़ पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, हर किसी के लिए ये पानी देते हैं। कौन, तो ये रिवर्स, पीने के लिए पानी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं खेती के लिए पानी, उसके अलावा इंडस्ट्रीज जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए भी पानी कौन देता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, उसके अलावा छोटा छोटा और रिवर है, वो भी हम लोग को पानी सप्लाई करते हैं। इसमें हिमालय ऑफन रेफर टू एज अ वाटर टावर ऑफ एशिया, इसीलिए हिमालय को बोला जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि किसको हम लोग वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है, तो आप लोग इस आंसर में हिमालय को जरूर लिखिएगा, ये सही होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। ये हमारा देखिए, इधर देखिए हिमालय का ये पिक्चर मैंने लिया। अब ये हिमालय में बड़ा बड़ा पहाड़ दिखेगा आपको, तो इसमें से इसको मान लेंगे आप लोग माउंट एवरेस्ट, इसको मान लेंगे कंचनजंगा, है ना, यही तो हम ये हमने अभी पढ़ा। तो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि हिमालय को भी तीन भाग में बांटा गया है, हिमालय को भी तीन भाग में बांटा गया है। वो तीनों भाग का मैंने नाम यहाँ पे लिया है, साथ में मैप भी लिया है। इन दोनों के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि वो तीनों भाग है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो हिमाद्री सबसे पहला भाग है हमारा, हिमाद्री। तो हिमाद्री जो है इसको ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये जो है इसी के अंदर सबसे हाईएस्ट पिक्स मिलते हैं, होम ऑफ द 8,000ers और 8,000er और माउंटेन्स टावरिंग ओवर 8,000 meters। वेरी फ्यू पीपल लिव हियर ड्यू टू द एक्सट्रीम कंडीशन। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पीक होता है यहाँ पे, और हजारों मतलब हजारों मीटर ऊंचा ऊंचा जो है आपको क्या मिलेगा, पिक्स मिलेगा, माउंटेन्स मिलेगा। 8,000, 7,000, 6,000, उतना ऊंचा ऊंचा मीटर आपको मिलेंगे, यानी लगभग 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, है ना। अप्रॉक्स में 9 किलोमीटर तक भी जा सकता है हमारा हाईएस्ट, अप्रॉक्स में बता रहे हैं, अप्रॉक्स में। यानी सबसे सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट का, ये तो हम लोग को पता है, माउंट एवरेस्ट का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट का। तो इसका हाईएस्ट पीक का अगर बात करें कितना है, तो 8,848 मीटर है। अप्रोक्स बोल सकते हैं कि 900 यानी 9 किलोमीटर अप्रोक्स में इसका इसका लेंथ हो जाएगा, किसका, माउंट एवरेस्ट का। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत कम लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे रहने वाले, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ का कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम है, यानी ठंड बहुत ज्यादा है, और माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, इसलिए यहाँ पे लोग नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यानी हिमालय जो है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा हमारा हिमालय है, ठीक है। इस हिमालय का ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। ये हम लोग समझेंगे, हम लोग समझेंगे इसी में पिक्चर के अकॉर्डिंग, और ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि हिमालय के बाद आता है हमारा, हिमाद्री के बाद आता है हिमाचल। हिमाचल को लोअर हिमालय के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। No for hill station like Simla, Darjeeling, Mussoorie. This range has more moderate climate, rich biodiversity and human habitation. चलिए अब हम लोग घूमते हैं और शेयर करते हैं कि भाई हमारा शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, ये सब है कहाँ पे, उसी भाग में, हिमाचल के इसी भाग में है। जब हम लोग हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं तो यहीं पे जाते हैं हम लोग, उसी के नाम पे, हिमाचल प्रदेश के नाम पे इस माउंटेन रेंज का हिमाचल नाम पड़ा, ठीक है। तो दार्जिलिंग हो गया, हिल स्टेशन जितना भी है ना, फेमस फेमस, सुंदर सुंदर, वो हमारा इसी में आता है, ठीक है। और ये बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट होता है यहाँ पे, आप लोग बहुत अच्छा से
टूर कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। इनफैक्ट आप लोग जाना चाहिए इन हिल स्टेशन में, ठीक है। और यहाँ पे लोग वही रहते हैं बहुत सारे। यहाँ पे क्या है, कुछ ही लोग रहते थे, कुछ ही लोग रहते थे, यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा थर्ड डिवीजन, जो कहलाता है आउटर हिमालय और शिवालिक हिल्स, है ना। शिवालिक के नाम से भी जानते हैं और आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आउटर इसलिए क्योंकि ये सबसे अलग है, इधर है, बीच में नहीं है या फिर ऊपर नहीं है, सबसे नीचे है। तो शिवालिक जो है हमारा, शिवालिक सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हमारा, लोअर इन हाइट एंड फील्ड विथ डेंस फॉरेस्ट इन फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन टू द गैंगेटिक प्लेन्स। यानी यानी यहाँ पे क्या देख रहा है कि ये जो इसका जो पिक होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी इसका हाइट बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन होगा, लेकिन इसमें आएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसमें आएगा तो और छोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसी में क्या होता है कि सारा रिवर का जो पानी होता है ऐसी ढलान बन करके नीचे की तरफ आता है। रिवर का जो पानी होता है वो क्या होता है, ऐसी ढलान बन करके नीचे की तरफ बहता है और फिर ये हमारा प्लेन एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये शिवालिक में ही बहुत सारा रिवर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए, गैंगेटिक प्लेन जो है वो बनता है किसके वजह से, इन्हीं माउंटेन की वजह से, इन्हीं माउंटेन की वजह से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आते हैं और देखते हैं। तो देखें क्या कि हाउ द हिमालयन वर्ड फाउंड, यानी हिमालय माउंटेन बना कैसे है भाई, बना कैसे। अभी तक तो हम समझ गए कि हिमालय होता क्या है, हिमालय है कहाँ पे, लेकिन हिमालय आखिर बना कैसे, आया कहाँ से, पैदा कैसे हो गया ये। तो इसका भी हिस्ट्री है कुछ ना कुछ, इसको भी हम लोग समझेंगे इस मैप के अकॉर्डिंग, और इस मैप से हम लोग ज्यादातर क्लियर कर लेंगे कि हिमालय बना कैसे है। तो चलिए बात करते हैं। ये था हमारा सबसे पहले, ये वर्ल्ड का ग्लोब, यानी अर्थ का ग्लोब। तो अर्थ का ग्लोब का दो ही हिस्सा में पहले धरती हुआ करता था, एक था यूरेशिया लैंड और ये था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही भाग हुआ करता था हमारा कौन, भारत। भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का ही भाग हुआ करता था। क्या लिखा है यहाँ पे, इंडियाज कोलिजन विथ यूरेशिया अराउंड 50 मिलियन अगो ईयर अगो फॉर्म द हिमालय। यानी 50 मिलियन साल पहले का बात हो रहा है ये, कि उस टाइम पे हमारा जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ भाई, तो इंडिया वंस पार्ट ऑफ अ लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, यानी गोंडवाना लैंड का भाग होता था हमारा इंडिया, और लेकिन इससे टूट करके किस में आ गया, यूरेशिया प्लेट में, यानी यूरेशिया के साइड में इसका भारत का जो है नक्शा चला गया। कैसे भाई, तो लैंड मास कॉल्ड स्लोली मूव्ड नॉर्थ एंड कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, यानी स्लोली स्लोली यहाँ से मूव किया और मूव करके कहाँ गया, इस यूरेशिया प्लेट में टकरा गया, जाकर के एकदम ऐसे जाकर के ऐसे टकरा गया। टकराने के बाद क्या हो गया, ऐसे उठ गया, है ना। ऐसे टकराने के बाद क्या हो गया, ऐसे उठ गया। आइए देखते हैं उठा तो क्या हुआ फिर। तो दिस कॉज द लैंड टू क्रम्पल मच लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल व्हेन पुश्ड, रिजल्टिंग इन द टावरिंग पीक ऑफ द हिमालयाज। यानी क्या लिखा है कि अगर ये मान लो हमारा कारपेट है, ये ऐसे कारपेट है, कारपेट जब यहाँ से ऐसे हम लोग ढकेलते हैं, इसको ऐसे ढकेलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ दीवार है, तो यहाँ पे दीवार है, तो कारपेट क्या हो जाता है, ऐसे उठ जाता है, उठ जाता है। अगर इधर से हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो क्या होता है, कारपेट ऐसे उठ जाता है ना, क्योंकि इधर कुछ है, क्योंकि इधर रोक रहा है। अगर इधर कुछ नहीं होता तो क्या होता, कारपेट इधर घसक जाता, ये उठता ही नहीं, ये उठता ही नहीं, ऐसे घसक जाता। लेकिन लेकिन यहाँ पे है भाई, और ये कारपेट है, इसको ऐसे पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे उठ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे उठ जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा पिक कहलाएगा, यही है हमारा माउंटेन्स। वैसे ही हुआ है हमारे हिमालय के साथ, यानी इंडिया जब टकराया यूरेशिया प्लेट में तो क्या हुआ, ऐसे उठ गया, और उठने की वजह से क्या बन गया, माउंटेन बन गया, यानी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। वही आज के डेट में हिमालय कहलाता है, और बहुत सारा पिक बना। तो इवन आज तक भी ये पिक जो है उठ रहा है, ऊंचा हो रहा है, धीरे धीरे घसक ही रहा है, वैसे मतलब मुड़ रहा है, लग रहा है जैसे कोई प्रेशर दे रहा है, वैसे ही ये मुड़ रहा है। और जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये हर 5 mm हर साल बढ़ रहा है, 5 मिलीमीटर हर साल क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, 5 मिलीलीटर, 5 मिलीमीटर जो है हमेशा हर साल ऊंचा हो रहा है, ठीक है। हिमालय वर्ड का जो ओरिजिन ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, तो वो हुआ संस्कृत वर्ड किससे, वर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ का पहाड़, यानी बोल सकते हैं बहुत सारे बर्फ, ठीक है। इसी से हमारा नया नाम निकला हिमालय, ठीक है। चलिए हिमालय में क्या है, पहाड़ी ये बर्फ ही तो है, बहुत सारा पहाड़ के साथ साथ क्या है, बर्फ ही तो है, इसीलिए उसको हिमालय नाम दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले भारत ऐसा आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, और ये ऊपर वाला यूरेशिया का प्लेट है जिसमें टकराया भारत, और यहीं पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ।
यहीं पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं कि द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अभी तक हमने पढ़ा हिमालय के बारे में, हिमालय को खत्म कर लिया मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, और फिर पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। जैसे यहाँ पे आप लोग कोल्ड डेजर्ट है, फिर गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन के बाद डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हिल्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे हम लोग को एक पिक्चर दिया है। क्या दिया है ये पिक्चर में कि बहुत सारा रेत जैसा दिखने वाला चीज है, लेकिन है वो रेत बहुत ही ठंडा, कोल्ड है। यानी रेत जैसा ही दिख रहा है, बालू जैसा ही दिख रहा है, बट ठंडा बालू है वो, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा गया है ना। लद्दाख इज द इंडियाज कोल्ड डेजर्ट। यानी कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, तो लद्दाख के अंदर है, जहाँ का टेम्परेचर -30 तक जा सकता है विंटर के टाइम पे। -30 डिग्री सेल्सियस विंटर के टाइम पे, सोचिए कि कितना ठंडा होगा, इसलिए तो नाम दिया गया कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी बहुत कम बारिश होता है यहाँ का। यहाँ का कंडीशन ऐसा है कि बारिश न के बराबर एकदम कम होता है। और बहुत ही पथरीला रास्ता भी है, ऐसे पथरीला रास्ता, ये सब पत्थर का ही है रास्ता। देखिए इसी में ये ऊंट लेकर के सब जा रहा है घूमने। ठीक है, और ये सब पथरीला रास्ता है, पथरीला। डीप वैली, बहुत बड़ा बड़ा गहरा गहरा वैलीज है यहाँ पे। वैलीज मतलब पहाड़ के बीच से जो नदियां निकलती है ना, वही वही वैली कहलाता है। ठीक है, एंड लेक लाइक पेंगोंगसो, पेंगोंगसो और सॉल्टी लेक, यानी एक नमकीन खारा पानी का लेक भी है, और यहाँ पे इसका नाम है पेंगोंग शो। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ का कंडीशन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 30 डिग्री, -30 डिग्री टेम्परेचर भी है, और साथ में यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है, रॉकी एरियाज है। हाँ, अब इसको मूनलैंड भी कहा जाता है, इसके लैंडस्केप्स की वजह से इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये मून जैसा दिखता है, ड्यू टू इट्स रग्ड इरोडेड रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन इंडिया कोलाइड विथ यूरेशिया। जब इंडिया टकराया था किससे, यूरेशिया से, तो क्या हुआ था, टकराने के बाद बहुत सारा यहाँ पे रॉकी लैंड बन गया, पथरीला जगह बन गया, जिसके वजह से इसको मून जैसा दिखने लगा। मून जैसे जैसा मून का जैसा हमारा सरफेस है ना, वैसा यहाँ पे लद्दाख का सरफेस दिखने लगा, इसीलिए इसको मून लैंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्पाइट हर्श कंडीशन लद्दाख हैज यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लियोपर्ड, आइबेक्स और तिबेटियन एंटीलोप्स, यानी हिरन जैसा ये है दिखने वाला। तो ये सब कुछ हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो कि हमारा लद्दाख के यूनिक वाइल्ड लाइफ को दिखाता है। ठीक है, यूनिक वाइल्ड लाइफ को दिखाता है। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब देखेंगे याक के बारे में। यहाँ पे याक का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि याक जो है ना, वो एकमात्र जानवर है जिसका यूज बहुत अच्छा से किया जाता है। कैसे भाई, तो इसके दूध को भी यूज किया जाता है, इसके मीट का भी यूज किया जाता है, इसके ऊल का भी यूज किया जाता है, और इसके गोबर का भी यूज किया जाता है, और साथ में इसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। सोचिए, मैं यहाँ पे कितना सारा काम हो गया, 3 4 5 काम यूज होता है याक का। याक से 5 काम लिया जाता है। सोचिए बेचारे का हालत खराब हो गया। एक तो इससे दूध लिया जा रहा है, साथ में इसको मार करके खा भी जा रहा है लोग, है ना। इससे ऊल भी ले रहा है, गोबर भी ले रहा है, इससे काम भी करवा रहा है ना। तो इन सब सारे कामों के लिए सिर्फ और सिर्फ याक को यूज करते हैं। लद्दाखी पीपल लिव सिंपली एंड सेलिब्रेट कलरफुल फेस्टिवल्स लाइक लोसर, हेमिस फेस्टिवल। यानी यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल रखते हैं अपना, और ये कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे लोसर हो गया और हेमिस हो गया। ये कुछ फेस्टिवल का नाम है जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको लोसर और हेमिस याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीजन हैज एंशियंट मोनेस्ट्रीज एंड यूनिक कल्चर। और यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही पुराने समय से मतलब एक बहुत सारा फेस्टिवल चलता आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ के मोनेस्ट्रीज जो है यहीं के मतलब रहते हैं, जैसे पुजारी जो होते हैं ना, जो पूजा पाठ आस्था स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनका बात किया जा रहा है। और यूनिक कल्चर भी इनका, इसलिए ये यूनिक एरिया बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं हम लोग। गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं पे सारा काम होता है। कैसा काम भाई, तो फार्मिंग, सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज, रोड, रेलवे, जितना भी चीज हम लोग बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ गैंगेटिक प्लेन्स में ही बनाते हैं। क्योंकि यहाँ इजी होता है, बाकी के एरिया में भी बनते हैं बट वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे इजी होता है, इसलिए हम लोग इसलिए इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। कैसे भाई, आइए जानते हैं। एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालय, यानी हिमालय से जब हम लोग साउथ की तरफ आएंगे, हिमालय से जब साउथ की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, गैंगेटिक प्लेन मिलेगा, लार्ज
फ्लैट और हाईली फर्टाइल एंड आइडल फॉर एग्रीकल्चर। यानी इन सब प्रॉपर्टी के साथ हमको मिलता है कौन? गैंगेटिक प्लेन। क्या है भाई गैंगेटिक प्लेन का प्रॉपर्टी? तो ये लार्ज है, फ्लैट है, साथ में फर्टाइल भी है। इसी के वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है? अच्छा से खेती हो सकता है, खेती किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। These plains are nourished by rivers like गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस। इन सब रिवर की वजह से ये मिट्टी और फर्टाइल हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस जो है वो बहुत सारा मिनरल्स लेकर आता है अपने पानी के अंदर और उसको प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। जिसकी वजह से हमारा गैंगेटिक प्लेन जो है वो फर्टाइल हो जाता है और अच्छा पैदावार होता है, उसके अंदर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, फार्मिंग अच्छा से होता है। ठीक है। द गैंगेटिक प्लेन ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसको? इसको नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, इसको नॉर्दर्न प्लेन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। साउथ ऑफ द हिमालय में ये बिलोंग करता है, बहुत फर्टाइल होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है। दे आर वाटर्ड बाय रिवर लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, विच कैरी मिनरल्स फ्रॉम द हिमालयज मेकिंग द सॉइल आइडल एग्रीकल्चर। तो यही तो हमने बताया अभी जस्ट। क्या बताया? कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस जो है वो अपने अंदर मिनरल्स लेकर आता है इरोजन करके, और वो मिनरल सारा डिपॉजिट कर देता है हमारे कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में, जिसकी वजह से वो मिट्टी क्या हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल हो जाता है। ठीक है। A large part of India population lives here, growing crops like rice and wheat. यहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है, कहाँ पे? गैंगेटिक प्लेन में। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ के लोग खेती कर सकते हैं, सेटलमेंट होने के लिए घर बना सकते हैं, और साथ में बहुत सारा फैसिलिटी भी मिल सकता है, लाइक रेलवे, रेलवे के साथ साथ रोडवे। ये सभी फैसिलिटीज का यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है इसी रीजन में रहते हैं। ठीक है। क्योंकि माउंटेन रीजन में रहने का कंडीशन नहीं है, डेजर्ट में भी रहने का कंडीशन नहीं है, लेकिन प्लेन में रहने का कंडीशन, हर चीज का कंडीशन मिल रहा है, इसलिए रह रहे हैं लोग। ठीक है, पॉपुलेशन इसलिए यहाँ पे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में इंडो गैंगेटिक प्लेन, मेजर रिवर और की सिटी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट है, यही हमारा क्या? प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है। इसके अलावा ये सब हमारा रिवर हो गया, ये सब मेन मेन रिवर हो गया। इधर से ब्रह्मपुत्र हो गया, इधर से इंदस हो गया। ये सब मेन मेन रिवर है जो कि आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्लैट एंड सपोर्ट अ वास्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑफ रोड। यानी इसके वजह से, गैंगेटिक प्लेन की वजह से, यानी बोल सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन की वजह से, यहाँ पे फ्लैट एरिया मिल जाता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, या फिर रिवर्स यूज्ड फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी रिवर का भी यहाँ तक यूज कर ले रहे हैं लोग ट्रेड करने के लिए। यानी उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वाटर वे जिसको बोलते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना ट्रांसपोर्टेशन कितने तरह का होता है, तो एयर वे, वाटर वे, और वाटर वे, और क्या होता है? रोड वे। ठीक है, रोडवे, यानी लैंड पे। एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ये सभी ट्रांसपोर्ट यूज होता है। लेकिन सोचिए कि वाटर में भी हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रिवर का भी यूज करते हैं, हम लोग हजारों साल से करते आ रहे हैं। रिवर्स एंड नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और कावेरी। ठीक है। गंगा, यमुना, कावेरी जो है ये देवियों के नाम पर, के देवियों के नाम पर, हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं होते हैं उनके नाम पर ये गंगा का, यमुना का और कावेरी का नाम पड़ा है। ठीक है। देवी के नाम पे गंगा माता होता है ना, यमुना माता। और ब्रह्मपुत्र का अगर बात करेंगे तो ये सन ऑफ ब्रह्मा, सन ऑफ ब्रह्मा के नाम पे इसका नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्रा। एंड ग्रो बिगर इन समर ड्यू टू मेल्टिंग हिमालयन स्नो। और ये समर में और बड़ा रिवर हो जाते हैं कब? जब समर आता है और वहां के स्नो, हिमालय के स्नो जो है वो पिघलते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, ये सारे रिवर एक बड़ा रिवर फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब बिगेस्ट रिवर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, बड़ा रिवर फॉर्म में। द प्लेन आर हाउ टू वाइल्ड लाइफ लाइक द ग्रे लंगूर टाइगर, प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्ट टाइगर एंड
इंडियन घड़ियाल रेप्टाइल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ हैं जिनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, उनका जनसंख्या खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मगलिंग करते हैं, उसको मार देते हैं अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए, जिसकी वजह से उनका जो है अब पॉपुलेशन खत्म हो रहा है, उनको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वो बचे रहें, ठीक है। आगे बात करें तो पीकॉक इंडियाज नेशनल बर्ड इज ऑल्सो फाउंड हियर, यानी पीकॉक भी यहाँ पे आप लोग को पाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? अपने नॉर्दर्न प्लेन में। यहाँ पे एक मैंने पिक्चर लिया है, जिस पिक्चर से क्या देख रहे हैं हम लोग कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा है, यानी हर तरह का लोग खेती कर रहे हैं, कोई शुगर कैन, कोई राइस, कोई कुछ उगा रहा है, वेजिटेबल, मेज, मस्टर्ड, इन सभी चीजों का खेती किया जा रहा है। कहाँ पे? तो नॉर्दर्न प्लेन में। तो सोचिए नॉर्दर्न प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है। हर चीज, यानी पेट है हमारा, मतलब अगर जिंदा भी है तो वो नॉर्दर्न प्लेन पे है, ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन से ही हमारा सारा अनाज आ रहा है, सारा चीज आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा डेजर्ट के बारे में। चलिए आते हैं हम लोग रेगिस्तान, यानी बालुओं का नदी, बालू का नदी, यानी सैंड, रिवर ऑफ सैंड, ठीक है, रिवर ऑफ सैंड। अभी तक हमने पढ़ा ओरिजिनल रिवर, अब सैंड का रिवर के बारे में बात करेंगे। तो रिवर ऑफ सैंड जो है डेजर्ट को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, इन दो नाम से इनको जाना जाता है। द थार डेजर्ट इज अ वास्ट एरिड रीजन इन वेस्टर्न इंडिया कवरिंग राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन चारों स्टेट में ये डेजर्ट बिलोंग करता है, यानी कहीं ना कहीं गुजरात में भी कुछ हिस्सा है डेजर्ट का, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। इन चारों स्टेट में हमारा डेजर्ट है, ठीक है, कुछ ना कुछ हिस्से में है, ये नहीं पूरे हिस्से में नहीं है, कुछ हिस्से में है, ठीक है। इट हैज गोल्डन सैंड ड्यून्स, rugged terrain and a wide open sky with dunes rising up to 150 मीटर फॉर्म्ड बाय विंड, यानी सोचिए यहाँ पे जो हमारा बालू है वो कैसा दिखता है, गोल्डन ड्यून्स, यानी ड्यून्स मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे बालू का जो बन जाता है ना ढेर, इसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी बालू का ढेर, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था ऐसा ऐसा माउंटेन बनता है, लेकिन छोटा छोटा माउंटेन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं, ड्यून्स। और ये बालू से बनता है इसलिए सैंड ड्यून्स बोलते हैं इसको, ठीक है। छोटा छोटा ऐसे ऐसे बन जाता है। तो ये किसके हेल्प से बनता है? बाय द फ्लोइंग ऑफ एयर, यानी विंड के हेल्प से बनता है, ठीक है, विंड के हेल्प से ये बनता है। और वाइड ओपन स्काई मिलेगा आप लोग को, ठीक है। और ये लगभग 150 मीटर तक ये सैंड ड्यून्स देखने को आप लोग को मिल जाएगा। डे टाइम टेम्परेचर आर वेरी हाई एंड नाइट आर कोल्ड विथ लिटिल वाटर अवेलेबल, पीपल हैव एडेप्टेड, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, रात में बहुत कम हो जाएगा, ठंड लगेगा, और यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ही कम मौजूद है। पीपल, यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो स्पेशल फूड खाते हैं, स्पेशल खाना खाते हैं, उसके अलावा अलग अलग लाइफ स्टाइल है सभी का, लाइक यूजिंग कैमल फॉर ट्रांसपोर्ट, सीन सीन एट इवेंट लाइक द पुष्कर मेला, ये बहुत ही फेमस मेला है जो कि राजस्थान में लगता है, ठीक है। पुष्कर मेला हो गया, ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। लाइफ स्टाइल अलग है, ठीक है, कैमल का यूज करते हैं ये लोग ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके या फिर ट्रेवल कर सके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा जैसलमेर द गोल्डन सिटी हैज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द जैसलमेर फोर्ट, यानी ये सब कुछ ऐसे नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में है हमारा जैसलमेर फोर्ट, और इधर हो गया हमारा गोल्डन सिटी, ये सभी हमारे यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज स्कार्स सो वुमेन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच इट एंड यूटेंसिल आर क्लीन्ड विथ सैंड टू सेव वाटर। सोचिए कितना यहाँ पे पानी का किल्लत है, जिसके वजह से यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो पानी के लिए कोसों दूर जाती हैं पानी लाने बर्तन के अंदर, और जो बर्तन होते हैं जूठे बर्तन, उसमें पानी से ना धो करके उसको बालू से साफ किया जाता है, सैंड से साफ किया जाता है ताकि पानी को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये दिक्कत है पानी का यहाँ पे हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे किया जाता है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके टैंक के अंदर, कुंड के अंदर, ताकि उसको बाद में पीना जा सके, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारे डेजर्ट एरिया के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा थार डेजर्ट का पिक्चर था जो कि हमारे इस पूरे इंडिया के, देखिए यहाँ पे गुजरात के कुछ हिस्सा में आ जा रहा है, गुजरात के कुछ हिस्सा में आ जा रहा है, गुजरात के साथ साथ यहाँ पे
ऐसे हम लोग इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि थार डेजर्ट कहाँ तक है। ठीक है, तो ये थार डेजर्ट है गुजरात, राजस्थान, है ना, पंजाब, हरियाणा, इन सब एरिया में हमारा पड़ जाता है कौन, थार डेजर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरावली हिल्स, वर्ल्ड का मोस्ट वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट हमारा अगर कोई माउंटेन है, माउंटेन रेंज है या फिर हिल्स है, तो बोल सकते हैं अरावली। अरावली हमारा सबसे पुराना हिल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अबाउट 2.5 बिलियन ईयर अगो। 2.5 बिलियन ईयर अगो, यानी इतना साल पुराना है हमारा कौन, रावली हिल्स। स्पैनिंग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, इन सब जगहों में फैला हुआ है हमारा कौन, अरावली हिल्स। देयर हाईएस्ट पीक माउंट आबू, माउंट आबू इसका सबसे हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली हिल्स में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताइए, तो माउंट आबू। ठीक है, इज ओवर 1700 मीटर। हाइट का भी लेंथ पूछ देगा तो 1700 मीटर आप लोग को ये भी याद रखने हैं। ठीक है, बट मोस्ट हिल्स आर 300 टू 900 मीटर हाई, और मैक्सिमम हिल्स जो है वो 300 से 900 मीटर ही उसका लेंथ है, उससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो 1700 मीटर का है। दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर स्टॉपिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग ईस्टवर्ड, यानी जो हमारा ये भारत है, ऐसे तो भारत का ये जो थार डेजर्ट है इधर बालू आने से रोक अरावली हिल जो है, यहाँ पे अरावली हिल है, तो इधर थार डेजर्ट का बालू आने से रोकता है कौन, अरावली हिल्स। इसीलिए अरावली हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए, क्योंकि वहां का सारा चीज जो है, सारा बालू जो है थार डेजर्ट का कहाँ आ सकता है, हमारे ईस्ट वर्ड में आ सकता है, ईस्टर्न साइड में आ सकता है। द अरावली आर रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। अरावली में ये सभी मिनरल्स बहुत आसानी से आप लोग को मिल जाएंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एंशियंट माइंस एट जावर सो इंडिया मास्टर्ड जिंक एक्सट्रैक्शन ओवर 800 ईयर अगो, यानी 800 साल पहले से जो है कि ये चीज हो रहा है, जिंक को निकाला जा रहा है हमारा अरावली रेंज से, जिंक निकाला जा रहा है, यानी माइनिंग किया जाता है जिंक को निकालने के लिए। ठीक है, हिस्टोरिकल फोर्ट लाइक चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ क्या है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ और रैंथमबोर आर लोकेटेड हियर, बुल्ट इन द हिल्स फॉर प्रोटेक्शन। ये सब बनाए गए थे ताकि हिल्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हमारे अरावली हिल्स से रिलेटेड था। अरावली जो है ऐसा ही दिखता है कुछ। ठीक है, तो अरावली को भी बहुत जरूरी है बचा करके रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर बात करेंगे। ये हम लोग का हो गया चौथा, चौथा हो गया ज्योग्राफिकल फीचर का, फोर्थ पॉइंट हो गया ये। जैसे हम लोग पढ़ लिया, माउंट हमने पढ़ा, प्लेन के बारे में पढ़ा, और डेजर्ट के बारे में पढ़ा, हिल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। ये भी हमारा फ्लैट सरफेस ही है, बट ये थोड़ा सा स्लोप, ये इसका मतलब हाइट है, एक हाई लैंड सरफेस एरिया है। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये हमारा लैंड हो गया नॉर्मल, और ये ऐसे हो गया, तो ये हमारा प्लेटू रीजन। ठीक है, ये हमारा प्लेटू रीजन, तो इसीलिए इसको हाईलैंड सरफेस भी बोलते हैं, टेबल लैंड सरफेस भी बोलते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर एरिया इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, यानी साउथ इंडिया से लेकर के ऐसे सेंट्रल तक, यानी ये सेंट्रल पार्ट हो गया हमारा, और ये साउथ का पार्ट हो गया, तो इन सभी पार्ट में हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है कि भाई वो एरिया जिस एरिया में तीन तरफ से क्या हो, पानी हो, इन तीनों तरफ से क्या है, पानी है, इसी को बोलेंगे हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू। और तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, वेस्ट में है अरेबियन सी, इधर है हमारा अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और साउथ में है हमारा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ताकि आप लोग से पूछे कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो किन तीन चीजों से घिरा हुआ है, किन तीन ओशियन से घिरा हुआ है, तो इन तीनों का नाम रखना है याद, इन तीनों का नाम क्या रखना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is bordered by the Western Ghat, taller with waterfall, and Eastern Ghat, lower broken hills. यानी बोल रहा है क्या कि इसका जो बॉर्डर है ना, इसका जो बॉर्डर है किसका, इस पेनिनसुलर प्लेटू का जो बॉर्डर है
वो दो साइड से, एक तरफ से वेस्टर्न घाट, दूसरी तरफ से ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो टॉलर है, यानी लंबा लंबा, यहाँ पे आपको हाईएस्ट हाईएस्ट पिक मिलेंगे, बड़े बड़े माउंटेन मिलेंगे। लेकिन अगर ईस्टर्न घाट का बात करेंगे तो यहाँ पे लोअर माउंटेन यानी छोटा छोटा माउंटेन हिल्स मिलेंगे, ब्रोकन हिल्स मिलेंगे, ऐसे। ठीक है। डेक्कन प्लेटू लाई बिटवीन द these ranges a vast flat highland। यानी डेक्कन प्लेटू जो है इन दो रीजन के बीच में आता है ना, ये बीच में हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या दिख सकता है, छोटा रेंज भी दिख सकता है इधर, बड़ा रेंज इधर दिख सकता है, और यहाँ पे हमारा प्लेटू दिखेगा। ठीक है। हाईलैंड, वास्ट हाईलैंड, हाईलैंड मतलब ऊंचा सतह, है ना, ऊंचा फ्लैट सरफेस। Rivers like Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapti flow across it, supporting farming industries and हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। यानी हमारा जो रिवर है जो कि इधर साइड फ्लो, इधर कह रहे हैं साउथ साइड में फ्लो होता है, साउथ एरिया में, इन सभी एरिया में कोई इधर से ज्यादा, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई ऐसे निकलता है। तो इन सभी रिवर का बात करा जा रहा है कि ये सभी रिवर जो है वो हमारा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है लाइफ में, खेती करने में, इंडस्ट्री सेटअप करने में, और इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने में। इन सभी काम में हमारा कौन हेल्प करता है, ये सारे रिवर्स हेल्प करते हैं। प्लेटू टिल्ट ईस्टवर्ड, यानी ये जो प्लेटू है वो टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। तो इसी के वजह से बहुत सारे जो रिवर हैं वो इधर ही फ्लो हो जाते हैं, इधर ही फ्लो हो जाते हैं। ढलान जिधर मिलेगा उधर ही तो रिवर जाएगा, जिधर स्लोप मिलेगा रिवर उधर ही जाएगा। तो ठीक उसी तरह बे ऑफ बंगाल में ही बहुत सारे रिवर जाते हैं। लेकिन बात करेंगे कि अरेबियन सी में कौन से रिवर, कितने रिवर आते हैं, तो मात्र दो मेन रिवर हैं, नर्मदा और ताप्ती। यही दो रिवर जो हैं अरेबियन सी में जाते हैं। ठीक है, बाकी इस झुकाव की वजह से सारे रिवर इधर चले आते हैं, इधर। ठीक है, तो इधर मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इन इट इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड, ये सभी जो है मिलते हैं, वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। यानी ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, और साथ में यहाँ के लिविंग थिंग्स के लिए, यानी बोल सकते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, है ना, प्लांट्स, इन सभी के लिए भी। मिनरल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, फर्टाइल लैंड है जिसके वजह से यहाँ पे खेती अच्छा हो सकता है और इंडिया का इकोनॉमी ग्रो कर सकता है। ठीक है। डेंस फॉरेस्ट आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी यहाँ के जनजातियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया, क्योंकि यहाँ का जो फॉरेस्ट है उसी पे तो डिपेंड होते हैं कौन, हमारे जनजाति, ट्राइबल पीपल, यानी आदिवासी। ठीक है, फॉरेस्ट पे ही तो डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट से ही उनका सारा चीज मिलता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉरेस्ट। ये कुछ आदिवासी कम्युनिटी का नाम दिया हुआ है, संथाल, गोंड, बाइगा, भील, है ना, कोरकू, ये कुछ जनजाति हैं। वो हैव यूनिक ट्रेडिशन टाइड टू नेचर, इनका जो लगाव है, इनका जो जुड़ाव है वो किससे है, नेचर से है। डायरेक्ट नेचर से जुड़ करके रहते हैं, डायरेक्ट नेचर से ही अपना सारा काम निकलवाते हैं, काम ये खाने का हो, रहने का हो, वो नेचर से ही जुड़ करके करते हैं। इसलिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है नेचर को, है ना, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं नेचर को। वाटरफॉल ऑन द प्लेटू लाइक दोज एट द पेरियाकल, क्या लिखा है, पेरिया कनाल अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड सपोर्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यानी वाटरफॉल बहुत सारे यहाँ पे इस प्लेटू रीजन में है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, और साथ में सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट। तो हाइड्रो यानी पानी से करंट को बनाना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कहलाता है। ठीक है। The Western Ghat are a UNESCO World Heritage Site with rich biodiversity, including the lion tail macaw and insectivorous plant। सोचिए कि ये कितना अजीब है हमारा वेस्टर्न घाट, कि यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी मिलेंगे आप लोगों को, वैसे प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। सोचिए, अभी तक हमने सुना था कि प्लांट जो है प्लांट को ही खाता है लोग या फिर जानवर, उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि प्लांट जो है इंसेक्ट को खा जाते हैं। यहाँ पे लायन टेल मकाओ भी मिलते हैं हमारे वेस्टर्न घाट में। ठीक है, लायन टेल यानी शेर जैसा पूंछ वाला बंदर, है ना, एक तरह से बंदर, हाँ हाँ वही समझिए। तो वही है हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है हमारा इंडियाज अमेजिंग कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब आप लोग समझिएगा, कोस्टल लाइन का मतलब होता है समुद्री किनारा, उसी को बोलते हैं हम लोग कोस्टल लाइन।
यानी बीचेस, यानी जो बीच होता है ना, गोवा वाला बीच, वही वाला बीच जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है। कोस्टल लाइंस के बारे में बात किया जा रहा है, समुद्री किनारा के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन जो है किसको बोलते हैं? जो हमारा समुद्री सीमा होता है, समुद्री किनारा होता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया हमारा कोस्टल एरिया है। भारत का कोस्टल एरिया कहाँ पे है? तो ये सभी एरिया के बारे में बात हो रहा है, कोस्टल एरिया। और इसका अगर बात करेंगे लेंथ का, तो 7,500 किलोमीटर इसका लेंथ है। यानी यहाँ से जाएंगे ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये टोटल लेंथ का अगर बात करेंगे तो 7,500 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि ये किन किन चीजों से बाउंड्री बनाता है हमारा कोस्टल एरिया, तो बीच आता है, रॉकी क्लिफ्स आता है, फॉरेस्ट आता है, कोरल रीफ्स आता है। ये सभी चीजों से क्या बनता है हमारा कोस्टल एरिया बनता है। यानी कहीं पे हमारा हो सकता है बीच हो गया, यहाँ पे बीच हो जाएगा, कहीं पे रॉकी क्लिप्स हो जाएगा, इधर पत्थर वाला एरिया हो जाएगा, कहीं पे जंगल हो जाएगा, कहीं पे कोरल रिफ्स हो जाएगा। यानी एक तरह से बोल सकते हैं समुद्री जिसको प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं हिंदी में, प्रवाल भित्ति, उससे भी हमारा बाउंड्री शेयर कर सकता है कोस्टल एरिया। तो ये था हमारा कोस्टल एरिया के बारे में। और आगे अगर देखेंगे तो आगे हमारा क्या मिलेगा, ये डेल्टाज आर ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड when river deposit sediments at their mouth making the land fertile। यानी इसी जो रिवर्स होते हैं जो कि हमारे इस साइड या फिर इस साइड फ्लो करते हैं, वो रिवर क्या करते हैं, बहुत सारा सेडिमेंट लेकर के जाते हैं अपने साथ, जिसके वजह से क्या होता है, वहां पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा बनता है। यानी बहुत सारा कचरा लेकर गया और यहीं पे इकट्ठा कर दिया, यहीं पे इकट्ठा कर दिया, तो क्या बन गया, डेल्टा बन गया। और इसी डेल्टा को हम लोग बोलते हैं क्या, बहुत सारे जीव जंतुओं का घर। यहाँ पे बहुत सारा प्लांट होता है, एनिमल्स होता है ना, अलग अलग तरह का। तो ये दो तरह का हमारा बनता है कोस्ट कोस्ट दो तरह का कोस्ट बनता है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, ठीक है। वेस्ट कोस्ट जो कि गुजरात से लेकर के केरला तक है, यानी यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। और ईस्ट कोस्ट का बात करेंगे तो गंगा डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी, यानी यहाँ से शुरू हुआ है ऐसे 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 और कन्याकुमारी तक गया है, ठीक है। तो ये ईस्ट कोस्ट इधर हो गया और वेस्ट कोस्ट इधर हो गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्ट कोस्ट के बारे में, यानी इधर के बारे में। तो river from the western Ghat form estuaries with the Narmada and Tapti being the largest। यानी दो रिवर, ये नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ऐसे शुरू हुआ है अमरकंटक हिल से, ताप्ती यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से शुरू होकर के कहाँ गिरा है, अरेबियन सी में गिरा है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा डेल्टा बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। एस्चुरीज, यहाँ पे बहुत सारे तुमको पक्षी पक्षी मिल जाएंगे, बहुत बहुत सारे पशु पक्षी, ठीक है, जिसको एस्चुरी बोले हम लोग। इट हैज पोर्ट एंड सिटीज लाइक मुंबई, इंडिया फाइनेंशियल सेंटर एक्टिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यहाँ पे बहुत सारे आपको पोर्ट भी मिलेंगे इस एरिया में, कोई पोर्ट यहाँ है, कोई पोर्ट यहाँ है, ऐसे है, हर तरफ पोर्ट मिलेंगे आपको। यहाँ पे कोची है केरला में, ठीक है। तो ये सब कुछ पोर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना, हमारे फाइनेंशियल अकॉर्डिंग, ठीक है, फाइनेंशियल सेंटर के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ से बहुत सारे चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आगे हमारा कोस्ट, ईस्ट कोस्ट का बात करेंगे तो गंगा डेल्टा से लेकर के तमिलनाडु कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। इट हैज वाइड प्लेन एंड डेल्टास फ्रॉम रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आइडल फॉर फार्मिंग। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, अभी भी ये चैप्टर बाकी है। हमने क्या बोला था शुरू में ही कि वन शॉट में हम खत्म करेंगे, बट अच्छे से खत्म करेंगे। वन शॉट का मतलब ये नहीं होता है हर 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 बार। तो वन शॉट का मतलब क्या होता है कि तुरंत खत्म हो गया चैप्टर, अगर अच्छे से पढ़ाया नहीं तो भी खत्म हो गया चैप्टर, अच्छे से हुआ नहीं, बस वन शॉट लिख दिए खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। वन शॉट का मतलब यह है कि एक बार में चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। तो वही हमने किया, वही कोशिश हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। हर चैप्टर का भी वैसे ही वन शॉट हम लाएंगे कि आपका वन शॉट जो है अच्छे से हो। ये नहीं कि 10 मिनट कम करने के चक्कर में, 20 मिनट कम करने के चक्कर में नंबर कम कर दें। नंबर नहीं कम करने हैं, वन शॉट का ड्यूरेशन बढ़ाइए, नंबर बढ़ाइए। चलिए वन शॉट का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं और नंबर बढ़ाते हैं। तो ये वन शॉट में और भी हम लोग देखेंगे कि कितना और बाकी है, ठीक है। हमने हर चीज को कवर किया है, इसलिए वन शॉट को थोड़ा सा लंबा हमने खींचा है।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सब जो नदी है ये खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एरिया में? ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में, यानी इधर वाले एरिया में। इधर जो हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट जो है वहां पे खेती किया जाता है, तो उस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब रिवर। चिल्का लेक, पुलिकट लेक, ये सब कुछ लेक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं इस एरिया के, वेस्टर्न घाट के, ईस्टर्न घाट के एरिया के, इधर एरिया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं और समझते हैं आगे, और चैप्टर को फिनिश करते हैं वन शॉट में। तो इंडियन आइलैंड्स, ठीक है, हमने बात कर लिया अभी इंडियन मेनलैंड का, इस मेनलैंड का हमने बात कर लिया। मेन लैंड के अलावा हमारे पास दो लैंड और है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड ग्रुप्स बोलेंगे। ये कि ये है और एक ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज टू मेजर आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। चलिए ये तो याद हो गया कि अरेबियन सी में कौन सा है आइलैंड, तो लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार। चलिए ये याद हो गया आप लोग को। तो एक एक करके आइलैंड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड में क्या लिखा है कि एन आर्कियोपेलागो ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स नियर केरला, नॉट ऑल इनहेबिटेड। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, लगभग 30 कोरल आइलैंड्स हैं, केरला तक फैले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये केरला है और ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड है इधर और इधर है हमारा केरला। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है द्वीप आइलैंड, यानी बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स है, ठीक है। सपोर्ट फिशिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहाँ पे बहुत सारा मछली मारने का संसाधन भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मछली भी आते हैं, जिसकी वजह से फिशिंग एरिया बन जाता है। और एक तरह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा आइलैंड ग्रुप है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए ये आइलैंड ग्रुप जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। क्या भाग, कितने भाग में, दो भाग में बटा हुआ है। ये हो गया अंडमान और ये नीचे हो गया हमारा निकोबार। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है दो भाग में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 500 वोल्केनिक आइलैंड है, यानी 500 से ज्यादा यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होते हैं, ऐसे जगह हैं 500 से ज्यादा जहाँ पे वोल्केनो है। होम टू कोरल रीफ्स, बीचेस, जंगल एंड एंशियंट ट्राइब्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का होम है, जैसे कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्ति, बीचेस जंगल, एंशियंट ट्राइब्स यानी जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बैरन आइलैंड हैज Barren Island has India's only active volcano which sometime erupts. कुछ आइलैंड ऐसे हैं बंजर आइलैंड जहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिव वोल्केनो है और कभी कभी वोल्केनो इरप्शन होता है, वहां पे लावा निकलता है वहां के वोल्केनो से। द लोकेशन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट विथ अ नवल डॉक नियर बाई। ये लोकेशन निकोबार, अंडमान निकोबार का जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, यहाँ पे बहुत सारे शिप, बड़े बड़े शिप जो है आकर के रुकते हैं, पोर्ट बना हुआ है एक तरह का, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे कंट्री हैं इस एरिया से, मतलब इससे ऐसे ऐसे जाता है, बहुत सारे कंट्री है जिसके लिए ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्लियर करेंगे कि डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस, यानी सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें, इस स्लाइड पे। तो देखिए कितना इजीली हम लोग इस चैप्टर को यहाँ तक खींच लिया। अभी तक आप वीडियो में अगर हैं तो समझिए कि चैप्टर फिनिश होने वाला है और आपका स्कोर बढ़ने वाला है। बाकियों के वन शॉट से हमारा वन शॉट थोड़ा अलग रहेगा, इसीलिए बने रहिए वीडियो में और वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये वन शॉट थोड़ा लंबा है, बट पेशेंस से ही हमको क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। पेशेंस से ही रिजल्ट मिलता है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए और रिजल्ट बनाइए फिर, ठीक है। चलिए तो हम लोग डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो बना हुआ है तीन मेन रिवर से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज, यानी इसमें तो बांग्लादेश में जो बहता है क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, ये इंदस, पाकिस्तान में जो बहता है, जो घुस जाता है पाकिस्तान में, इंदस रिवर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं, इंदस इसके लिए नहीं है, डेल्टा के लिए नहीं है इंदस, वो तो नॉर्दर्न प्लेन के लिए था इंदस, ठीक है ना। डेल्टा का अगर बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं, जो मेन रिवर है, मेन रिवर में जो छोटा रिवर आकर के मिल जाते हैं, छोटा रिवर यही कहलाते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। और ये मेन रिवर है जैसे गंगा, ठीक है, इसमें छोटा सा रिवर कोई आकर के मिल गया, यही कहलाएगा ट्रिब्यूटरीज।
जैसे सोन नदी, गंडक, सोन हो गया, गंडक हो गया, ये सब हमारा क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और स्प्लिट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश में जो है कि ये बढ़ जाता है। ये हमारा इधर इंडिया है, इधर हो गया बांग्लादेश, और ये पूरा हमारा सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पे हमारा इंडिया और बांग्लादेश का क्या है, बॉर्डर है, देखिए। तो ये हमारा सुंदरबन डेल्टा का, ये इंडिया का भाग है और इधर बांग्लादेश का भाग है। तो मैक्सिमम पार्ट जो है, मैक्सिमम परसेंटेज मान लेते हैं 60 और ये 40। तो यही 100% का रेशियो है, 60 और 40 का, ठीक है। इंडिया के पास कम है और बांग्लादेश के पास ज्यादा है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद अ यूनिक मिक्स ऑफ रिवर, सी एंड लैंड। यानी ये जो है, ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये देख रहे हैं ना, मिक्स ऑफ लैंड। यानी यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, ओशियन भी दिख रहा है, सी भी, ये सी भी दिख रहा है, रिवर भी दिख रहा है, और लैंड भी दिख रहा है। ये तीनों चीज का मिक्सअप है, जिसकी वजह से ये यूनिक बन जाता है, ये डेल्टा यूनिक बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेल्टा हैज मैंग्रोव एंड इज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर एंड अदर स्पीसीज। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाएंगे। भारत में अगर सबसे ज्यादा टाइगर है तो वो सुंदरबन डेल्टा में है, ठीक है, बंगाल टाइगर, ठीक है। तो यहां तक हमने क्लियर कर दिया डाटा को। अब हम जो डाटा लेने जा रहे हैं वो थोड़ा सा और बचा हुआ है, और ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि सेवन सिस्टर किसको बोलते हैं भारत में, और उस सेवन सिस्टर में सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो है वो किसको बोलते हैं, कहाँ पे है, ये सब जानेंगे। और कुछ हिल्स के बारे में जानेंगे हम लोग, जो कि हमारे सेवन सिस्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी किस रीजन का बात हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा रीजन पाए जाते हैं और कौन कौन सा हिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो द नॉर्थ ईस्ट हिल्स अपार्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू इंक्लूड द गारो खासी जयंतिया हिल्स। यानी इस प्लेटू को क्या बोलेंगे हम लोग, मेघालय प्लेटू बोलेंगे। और इस मेघालय प्लेटू में बहुत सारे हिल्स हैं जिसका नाम है गारो खासी जयंतिया हिल्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है, known for lush greenery, heavy rainfall and waterfall like the Seven Sister waterfall। देखिए यहाँ पे सेवन सिस्टर वाटरफॉल का बात किया है, क्या है भाई, तो यहाँ पे जो है हमारे इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में क्या है, यहाँ पे बहुत सारा हरियाली है, प्लांट है, पेड़ पौधा बहुत सारा है, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। हैवी रेनफॉल भी इसी रीजन में होता है। बोला जाता है ना कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो वो मेघालय में होता है। मेघालय के कहाँ पे, एक जगह है मौसिन राम, क्या है, मौसिन राम। इसी जगह में, हमारा मेघालय के मौसिन राम में ही क्या होता है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। वाटरफॉल लाइक सेवन सिस्टर वाटरफॉल, यहाँ पे हमारे सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो है वो हमारे इसी मेघालय प्लेटू में पाए जाते हैं, ठीक है। मेघालय प्लेटू में सेवन सिस्टर वाटरफॉल पाए जाते हैं। द रीजन हैज सम ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सपोर्टिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। यानी इस रीजन में अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड का, और साथ में यहाँ पे सपोर्ट करता है किसको, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, और फर्टाइल लैंड बनाने में भी सपोर्ट करता है। ये रेनफॉल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। क्या करता है सपोर्ट, तो ये फर्टिलिटी बढ़ाता है, हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, यानी पानी का जो जरूरत है उसको पूरा करता है, और साथ में फॉरेस्ट को भी पानी का जरूरत जो है वो पूरा करता है, ठीक है। और ये एक गांव का नाम दिया हुआ है मॉलिन नोंग। मॉलिंग नोंग विलेज जो है वो ईस्ट खासी हिल्स में है, जो कि क्लीनेस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, एशिया का, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। और फेमस है ये किसके लिए, रूट ब्रिजेस मेड बाय वीविंग ट्री रूट्स। यानी ये हमारा मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ का ये जो रूट है ऐसे ऐसे फैला हुआ है, इधर हमको इस पार जाना है, ये पेड़ है ऐसे, और इसका रूट भी ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो ये एक तरह से ब्रिज का काम करेगा। ये जो रूट का जो वीविंग हो गया है ना, जो जड़ है वो आपस में ही क्या हो गया है, बुन गया है, मतलब मिल गया है, जिसकी वजह से वो ब्रिज का काम करेगा। लिखा हुआ है ना, ब्रिज मेड बाय द वीविंग ट्रीज रूट्स। द शैड सुक मिनसिम फेस्टिवल सेलिब्रेट नेचर एंड इज हेल्ड बाय द खासी पीपल। यानी खासी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये सब जनजाति का नाम है, खासी, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। खासी जनजाति के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, एक सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को जिसका नाम है ये सत सुख
मिनसिम, सत्सुक मिनसिंग फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, नेचर से रिलेटेड है, ठीक है, नेचर से रिलेटेड है ये फेस्टिवल। तो ये था हमारा हिल्स के बारे में, हिल्स के बारे में जो कि नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे होता है खत्म, और ये मेरा कार्टून बन गया भाई, थैंक यू। मेरा नाम अमन है, और आपने ये चीज मैंने पहले भी जिक्र किया, अमन नाम है मेरा। आगे देखिए, आगे हम यही बोलना चाहेंगे कि वन शॉट के चक्कर में आप नहीं रहिए। वन शॉट जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आपको एक छोटा सा कहानी सुना देता है, उस कहानी के जरिए आप लोग को बोलता है कि एग्जाम में आप पूरा नंबर ले आइए। अब बताइए, उस कहानी के जरिए हम लोग पूरा नंबर कैसे लाएंगे? जब तक हमने डीप में नहीं पढ़ रखा है तब तक नंबर आएंगे ही नहीं। क्या ही लिखोगे बताइए? वन वर्ड का, वन शॉट में वन वर्ड का आंसर दिया जाता है, वन वर्ड में आप आंसर कैसे दे पाओगे? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वन शॉट को थोड़ा लॉन्ग शॉट बनाया जाए, और उस लॉन्ग शॉट से थोड़ा सा हम लोग को आइडिया और नॉलेज बढ़ाया जाए, ठीक है? वन शॉट कहानी हम लोग को नहीं जानना है ना? थोड़ा सा डीपली समझो चीजों को, और उसके बाद एग्जाम में बैठो, देखो आपका नंबर कैसे आता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।